साथियों नमस्कार। साथियों मैं विवेक शर्मा गुरुदेव ऑर्गेनिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं सुखी होंगे। साथियों, जैसा कि हम लोग समय समय पर नए वीडियोज़ के माध्यम से चर्चा करते रहते हैं और आप लोगों के लिए खेती से जुड़ी हुई अच्छी जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। पिछली कड़ी में पिछले जो वीडियो था उसमें हमने निमाटोड के बारे में 2 पार्ट में चर्चा करी थी और निमाटोड के जो जैविक उपाय होते हैं उसके बारे में चर्चा करी थी। आज जो एक टॉपिक है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और कुछ अलग भी है। और आज का जो टॉपिक होगा वो हम दीमक पर हम लोग चर्चा करेंगे। दीमक के ऊपर बहुत सारी धारणाएं हैं और चर्चा का जो मेन टॉपिक है कि दीमक किसानों का शत्रु है या मित्र है। इसमें हो सकता है कि कुछ साथियों को ये वीडियो हमारा अलग लगे या अटपटा लगे, क्योंकि दीमक को अधिकतर सभी लोग शत्रु के रूप में मानते हैं और उसको मारने के तरह तरह के उपाय भी अपनाते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं, तो हमको प्रकृति के साथ चलकर ही वहाँ लाभ हम ले सकते हैं। और प्रकृति ने हर इंसान को, हर पौधे को, हर जीव जंतु को, चाहे वो कीट है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, प्रकृति ने अपने अनुरूप उसको ढाला है। और हर इंसान को, हर पशु को, हर चीज़ को, माने यहाँ तक कि पेड़ पौधों तक को प्रकृति ने कुछ न कुछ विशेषता दी है। किसी के अंदर कुछ विशेषता है, किसी के अंदर कोई गुण है। इसी प्रकार से जो दीमक है उसको भी प्रकृति ने एक बहुत बड़ा गुण दिया है और इसी गुण के चलते दीमक हमारा शत्रु नहीं हो सकता, वो हमारा मित्र है, मित्र की तरह से काम करता है। लेकिन जहां हम ये शब्द बोल देते हैं कि दीमक शत्रु नहीं है, मित्र है, वहीं पर लोगों को कुछ अलग महसूस होने लगता है। तो कृपया इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और मैं समझता हूं कि समझने की कोशिश करें। और अगर कहीं भ्रम की स्थिति लगती है तो इस पर चर्चा भी करना आवश्यक है और इस पर सर्च भी करना आवश्यक है। आज के ज़माने में सोशल मीडिया और आधुनिक युग में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है गूगल। आप गूगल पर सर्च करके देखिए, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि दीमक किसान का शत्रु है। हाँ, कुछ रासायनिक कंपनियां जो कीटनाशक बनाने का काम करती हैं वो अवश्य आपको किसान का शत्रु इसको बताएंगे, क्योंकि उनको अपनी दवाइयाँ बेचनी होती हैं। अब शत्रु क्यों नहीं है और मित्र कैसे है, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो कुछ लंबा हो, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें। देखिए, दीमक एक कीट प्रजाति का है और चींटी जैसा दिखता है, लेकिन चींटी से बिल्कुल अलग होता है। चींटी के पंख नहीं होते, दीमक के पंख भी होते हैं। और दीमक समूह में रहता है, सभी लोग हम जानते हैं। समूह में वही जैसे मधुमक्खी का रहता है रानी और वो, इसी तरह से इसमें नर, मादा और श्रमिक 3 कैटेगरी में ये डिवाइड होता है। नर जो होता है और श्रमिक, ये सारे ही लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं और अपने अपने काम में ये 24 घंटे दिन और रात जुटे रहते हैं। नर का जो रंग होता है वो भूरे रंग का होता है। मादा और जो श्रमिक होती हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं। इसके अंदर जो मादा दीमक होती है और जो श्रमिक श्रेणी में आते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं। और जो प्रकृति ने इनको एक गुण दिया है वो बहुत अच्छा गुण है कि इनके अंदर एक सेंसिटिव ताकत वो दी है, जो कि ये किसी भी मरी हुई वनस्पति या सेल्स, कोशिका, या जो मरने की तरफ जाना है, मरने वाली सेल हो, मरने वाला प्लांट हो, उसको ये सेंस कर लेते हैं। इनको पता लग जाता है कि ये पौधा मर चुका है या मरने वाला है और ये वहीं पर जा कर के अपना काम शुरू करते हैं। ये आपने देखा होगा। और उस पौधे को खा करके, चाहे वो प्लांट है, पौधा है, उसको खा करके उसको कार्बन में परिवर्तित करने का काम करते हैं। और जो कि कार्बन एक हमारी ज़मीन के लिए बहुत बड़ा पोषक तत्व का काम करता है और हमारी ज़मीन को उपजाऊ बनाने में बहुत बड़ा
मददगार भी है। तो ये प्रकृति का इसके अंदर गुण है। अब देखिए हम होता भ्रम कहाँ है हमको कि जब हम देखते हैं कि हमारे पौधे में कुछ फसल के अंदर हमको जब शंका लगती है कि दीमक का प्रकोप है, तो हम उस पौधे को उखाड़ कर देखते हैं और उसमें दीमक लगी हुई हमको दिखाई देती है। तो हम समझते हैं कि ये पौधा दीमक ने मार दिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। असली जो जड़ है यह है कि उस पौधे की जो सेल्स हैं वो ऑलरेडी डेड सेल्स हैं, तभी दीमक उसके पास गई है। क्योंकि आपने कभी महसूस किया है कि जब बहुत एक बड़े एरिया में हमारी फसल होती है तो उसमें से कुछ अंश पौधों में ही दीमक लगती है, सारे 100% में दीमक नहीं होती है। और कुछ अंश में जो दीमक लगती है, मैं समझता हूँ कि वो सब डेड सेल्स वाले ही होते हैं। तो हमको बजाय दीमक को मारने के काम करना चाहिए कि हमारे पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हमारे सेल्स पौधे के जो हैं वो अच्छे डेवलप हों, और वो तभी होंगे जब हम अच्छा बीज डालेंगे, अच्छा पोषण उनको देंगे और ज़मीन के अंदर पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होगी। अगर हमारी फसल स्वस्थ होगी तो दीमक कभी भी उसके ऊपर अटैक नहीं करेगी। जिस प्रकार देखने में आया था कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर थी और कमज़ोर इम्यूनिटियों पर कोई भी रोग अपना पूरा असर दिखाता है, इसी प्रकार से जो कमज़ोर इम्यूनिटी के पौधे होंगे, जिनके सेल्स कमज़ोर होंगे, उनके ऊपर दीमक अपना अटैक करेगी और दीमक उनको खाने करके उस पौधे को खाने के बाद फिर कार्बन में परिवर्तित करने का काम करेगी और उस पौधे को खा करके एक पोषक तत्व बनाने का भी काम करती है। दूसरा, दीमक कभी भी सोती नहीं है, 24 घंटे दीमक काम करती है। जैसा कि पढ़ने में आता है, देखा गया है, जगह जगह अपने अपने विचार विद्वानों ने रखे हैं या बताया है, गूगल पे भी आता है कि दीमक की लगभग जो आयु होती है वो 30 वर्ष तक मानी जाती है। और इसके सर के ऊपर एक एंटीना टाइप का होता है, तो उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो सेंस करने की जो ताकत प्रकृति ने दी है वो उस एंटीना के द्वारा ही दी गई है। क्योंकि आधुनिक युग में भी जो भी सारा काम होता है हमारा वेव्स के द्वारा हो रहा है, तरंगों के द्वारा होता है। हम जो मोबाइल पर जो सारा काम कर रहे हैं वो भी तरंगों के माध्यम से ही कर रहे हैं। तो इस कारण से अगर देखा जाए तो दीमक हमारे हिसाब से ये शत्रु नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसको कैसे पता लग जाता है, क्योंकि वो सेंस है, उसके अंदर एंटीना जो लगा हुआ है वो सेंस का काम करता है। दूसरा, एक और बीच में एक बात हम साझा करना चाहेंगे कि जो पौधे जो पोषक तत्व होते हैं, जो जरूर आवश्यक तत्व होते हैं, उनको कभी भी पौधे हमारे डायरेक्ट फॉर्म में नहीं लेते हैं। तो ये उस प्लांट को, सड़े गले खराब मरे हुए पौधे को खा करके उस रूप में परिवर्तित कर देती है जिस रूप में हमारे पौधे को चाहिए होता है। जैसे कि नाइट्रोजन कभी पौधा डायरेक्ट नहीं लेता, नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है। फॉस्फोरस को डायरेक्ट नहीं लेगा, फॉस्फेट के फॉर्म में लेगा। तो ये उस फॉर्म में परिवर्तित करने का भी काम करती है। तो कहने का मतलब है कि किसान के काम को आसान कर देती है और किसान के लिए ही काम करती है, 24 घंटे काम करती है। जिस तरह से केचुआ हमारा मित्र है और केचुआ हमारे लिए काम करता है, उसी तरह से दीमक काम कर रही है। अब केचुआ बरसात के दिनों में 4-5 महीने काम करता है, बाकी के 7-8 महीने फिर दीमक काम करती है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हमारी मित्र है। अब उदाहरण के तौर पर एक तो हमने देखा कि हमारी पूरी फसल जो होगी, मान के चलते 1 एकड़ में हमारी फसल है और वहाँ दीमक का प्रकोप हमको दिख रहा है, तो पूरे 1 एकड़ में जितने भी पौधे होंगे उसमें सबके अंदर दीमक नहीं होगी। कुछ एक अंश होगा पौधों का, चाहे 2% हो, 3% हो, 5% हो, उनमें ही दीमक का असर होगा। इसका मतलब वो पौधे हमारे, उन पौधों की सेल्स डेड थी। अब उदाहरण के तौर पर आप देखिएगा, बीज जो होता है, जो हम बीज डालते हैं, उसके अंदर पावरफुल सेल्स होती हैं, क्योंकि उसके अंदर जर्मिनेशन की पावर होती है। एक स्वस्थ बीज कोई भी रख दीजिए आप एक जगह पर, और उसके पास में एक मरे हुई पौधे की लकड़ी रख दीजिए। कुछ दिन के बाद आप देखिएगा कि बीज में आपके दीमक नहीं लगेगी
और जो मरी हुई लकड़ी का जो रखा है अपने पौधे की लकड़ी, उसको दीमक खा जाएगी। तो अगर दीमक शत्रु है तो वो बीज को क्यों नहीं खाती है, उसने मरी हुई सेल्स को ही क्यों खाया है। दूसरा, हमने ये भी देखा है, अपने खेतों के पास ही देखते हैं कि हमारे जो पेड़ पौधे खड़े रहते हैं, जो एक हरा भरा पौधा होता है, जो स्वस्थ पौधा होता है, उस पौधे में हमको दीमक दिखाई नहीं देती है। और जो पौधा कहीं से छीण हो चुका होता है, किसी कारणवश वो मर चुका होता है, उसके ऊपर दीमक का असर हो जाता है और धीरे 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 करके वो दीमक उसको खा लेती है। और दीमक जो हम कंपोस्ट जो खाद खेतों में डालते हैं, उसमें भी दीमक लगती है। उस खाद को खा करके दीमक उस खाद को उस फॉर्म में पहुंचा देती है जिस फॉर्म में पौधे को चाहिए होता है, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वे में वो फॉर्म चेंज कर देती है उसकी। दूसरा, दीमक की जो मिट्टी होती है, जहाँ दीमक रहती है, उसको जगह जगह स्थानीय भाषा में अलग अलग नाम देते हैं। हमारे यहाँ दीमक की बमनी बोलते हैं, उसको बमही बोल देते हैं, कहीं कुछ और बोलेंगे, कहीं कुछ और बोलेंगे, लेकिन वो बहुत बड़ा दीमक, एक जहाँ बहुत आयत में दीमक होती है वहाँ दीमक के बहुत बड़े बड़े पहाड़ नुमा बन जाते हैं। तो वो जो दीमक की मिट्टी होती है, कुछ चिकनाहट लिए हुए होती है, जब उस पर हम पानी डालेंगे तो वो चिकनी होती है। और उस दीमक की मिट्टी का हम अपनी जैविक खेती के अंदर पोषक तत्व बनाने में भी उसका प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से कि केचुए की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर मानी जाती है, इसी तरह से जो दीमक की जो मिट्टी होती है उससे भी हम लोग पोषक तत्व बनाने का काम करते हैं। तो इस कारण से भी दीमक हमारी मित्र हुई। तो मेरा जहाँ तक मानना है, मैंने काफ़ी इंटरनेट पे भी देखा है, यूट्यूब पे भी वीडियो देखी है, जो हमारे प्राकृतिक खेती करने वाले जितने भी मित्र हैं, जितने भी यूट्यूब के ऊपर हैं साथी हैं, अधिकतर का मानना तो यही है कि दीमक हमारी शत्रु नहीं है, मित्र है। और जब शत्रु नहीं है, मित्र है, हम उसके साथ जब मित्रवत व्यवहार करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। रही शत्रु बनाने का काम, तो काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। केमिकल लॉ की जो फैक्ट्रियां हैं लगी हैं, बड़े बड़े जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उनको अपनी दवाइयां बेचनी है, तो वो एक किसान को कहीं से भी कैसे भी बहका भी सकते हैं। लेकिन जो हमारे जागरूक किसान हैं, जो आजकल नौजवान किसान हैं, उनको इस पे थोड़ा गहन अध्ययन भी करना चाहिए और देखना चाहिए। और हमको दीमक को मारने पर उतना काम नहीं करना चाहिए, बशर्ते हमको काम करना चाहिए अपनी फसल के ऊपर। अपनी फसल को इतना ताकतवर बनाना चाहिए, अपनी फसल को इतना पौष्टिक देना चाहिए आहार, जिससे कि दीमक वहाँ आए ही नहीं। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत हो जानी चाहिए जिससे कि उस पर किसी भी कीट का प्रभाव ना हो। अंत में वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, एक बात और कह करके मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा कि हमने पढ़ा भी है और सुना भी है हर जगह पर कि अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी तो हम स्वस्थ होंगे और हमारे ऊपर किसी भी कीट का, किसी भी वायरस का, किसी भी बैक्टीरिया का कोई भी आक्रमण नहीं होगा, और होगा भी तो वो सफल नहीं होगा। इसी प्रकार से यह भी हमने पढ़ा भी है, सुना भी है सब लोगों ने कि अगर हमारी फसल मजबूत होगी, फसल स्वस्थ होगी शुरू से लेके, तो उस पर किसी भी कीट का प्रभाव नहीं होगा। और ये प्रैक्टिकली तौर पर भी देखने को आता है कि जहाँ हमने देखा है, कई बार हमारे साथ भी हुआ है कि जहाँ रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल अधिक होता है वहाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता फसल की कम होती है, और जहाँ प्राकृतिक रूप से खेती होती है वहाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। तो कीटों का आक्रमण प्राकृतिक खेती के अंदर बहुत कम और ना के बराबर होता है, रासायनिक वाली जगह पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जब रासायनिक डालते हैं फिर भी कीट आ रहा है, और जहाँ प्राकृतिक रूप से खेती की जा रही है वहाँ कीट आ नहीं रहा है, तो इसका कारण है रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत होना, पौधे का स्वस्थ होना। क्योंकि दीमक एक कीट है, जब हमारा पौधा स्वस्थ होगा, हमारी फसल अच्छी होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बहुत अच्छी होगी, तो इस कीट का भी आक्रमण हमारी फसल के अंदर नहीं होगा। अतः आप सभी से वीडियो के अंत में फिर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि दीमक को शत्रु समझकर उसके मारने पर जितना हम लोग ध्यान देते हैं, उतना ही अगर ध्यान हम उसको अपना मित्र समझकर अपनी फसल को मजबूत करने पर ध्यान दें, तो वो वाकई में हमारे जो डेड पौधे हैं, जो खराब पेड़ पौधे हमारी खेतों में पड़े हुए हैं, उनको खाएगी और उसका खाद बनाकर हमारे पौधे को और मजबूत करेगी।
इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा और अगले वीडियो में दीमक से संबंधित हम चर्चा करेंगे कि इसकी मिट्टी को हम किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मिट्टी के अंदर पोटास की भरपूर मात्रा होती है। तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे मैं विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।